एक तरफ बात करते हैं हिंदू रिलीजन की, फिर उनकी डेटीज के देखेंगे तो और हिंदू देवी देवताओं और कुछ पीरों को समर्पित है। उसमें सबसे बड़ा कौन गोवंश चरता है, वो गोचर जमीन है, उसको खत्म कर रहे हैं। आज की पॉलिटिक्स गाड़ी घोड़े दिखावा, उसकी पॉलिटिक्स ज्यादा हो गई। बट जब हम ही लोग राजनीति नहीं करेंगे, जो पॉलिसीज आएगी वो हमारे खिलाफ ही होगी। आरएसएस ने जो ओरन पर उनका स्टैंड है, कोई स्टैंड ही नहीं है। आप देखेंगे देश को एक बुद्धिजीवी बता दो जिसने देश के लिए काम किया, एक बुद्धिजीवी मुझे बता दो 100 साल से काम कर रहा है। ऐसा तो मुझे कोई कम्युनिस्ट में भी नजर नहीं आता। सीताराम येचुरी। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप थिंक 360 देख रहे हैं। आज हमारे बीच एक युवा मेहमान हैं और युवा मेहमान राजनीति में युवा हैं। जी हाँ, नई नई राजनीति में आए हैं, लेकिन इससे पहले इन्होंने भारतीय सेना ज्वाइन की अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर, लेकिन योजना रास नहीं आई और यह अभी जेएनयू में पढ़ते हैं, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली जो है, और न केवल पढ़ते हैं बल्कि वहाँ पे राजनीति में सक्रिय हैं। कॉमरेड अजयपाल इनका नाम है, और कॉमरेड इसलिए क्योंकि जो एसएफआई है, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, उस संगठन से आपने हाल ही में काउंसलर का चुनाव वहाँ जीता है। तो जानेंगे क्या फलसफा है आपका। और अजयपाल, अपने बारे में बताएं, कहाँ से हैं आप? मेरा नाम अजयपाल है और मैं ताणुमान जी का रहने वाला हूँ, जो बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और मैंने मेरी 12th वहीं से गवर्नमेंट स्कूल से की और मैंने मेरी ग्रेजुएशन जेएनयू से की। और उसके बाद मैं जेएनयू चला गया और मेरा उसके बाद अग्निवीर में भी सिलेक्शन हो गया था। ग्रेजुएशन आपने जोधपुर वाले जय नारायण व्यास से की? जी। हाँ। अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं जेएनवीयू और एंड जेएनयू में। में, हाँ हाँ। जी। और उसके बाद मैं जेएनयू चला गया और वहीं 3 महीने 4 महीने रहते मेरा अग्निवीर में सिलेक्शन हो गया था। तो मैं, एक होता है कि अपने यहाँ समाज में गवर्नमेंट जॉब जो भी होती है, और हाँ। अग्निपथ भी नया नया सिस्टम आया था, लोगों में ये अंडरस्टैंडिंग नहीं थी कि हाँ फौज में जा रहा है तो जाना चाहिए। तो मैं भी उस घर वालों के कहने पर, और ये सोशल ये होता है, प्रेशर होता है क्या कि उम्र थी उस वक्त आपकी? मेरी मतलब 17 और कुछ ऐसा। अभी क्या एज है आपकी? तो मेरी अभी 20 साल कुछ महीने हैं। और उसके बाद मैंने अग्निवीर ज्वाइन कर लिया और उधर भी जो सिस्टम का कंपैरिजन किया और घर वालों को मैंने समझाया कि मैं जिस मोड़ से मेरी अग्निवीर की यात्रा शुरू कर रहा हूँ उसी मोड़ पर आके खत्म हो जाएगी। जहाँ से शुरू किया था वहीं अंत भी उसका वहीं उस शुरुआत पर जाके खड़ा रह जाएगा। तो योजना क्यों नहीं रास आई? आप तो सेना, तो वहाँ बाड़मेर वाले लोगों का तो बड़ा पैशन है। हाँ। आजकल वैसे यूथ को राजनीति बड़ा पसंद आ रहा है, तो आप राजनीति की भावों में प्रभावित होके बह गए या सेना रास नहीं आई? देखो, अपने यहाँ बोला जाता है कि राजनीति नहीं करनी चाहिए, राजनीति गंदी चीज है। बट जब हम ही लोग राजनीति नहीं करेंगे, जो पॉलिसीज आएगी वो हमारे खिलाफ ही होगी। जो अग्निपथ ना, स्कीम, वो तो ठीक है, पर हाँ, मैं अग्निपथ पे आपको लाना चाह रहा हूँ कि हाँ, अच्छी स्कीम है। ये कहा जा रहा है कि आपको सरकारी नौकरी मिलेगी, ये कहा जा रहा है कि आप ट्रेनिंग पूरी करते, है ना, और आप 4 साल करते, उसके बाद पॉलिटिक्स में आते। नहीं, जो बोला जा रहा है कि 4 साल के बाद आपको इतना एक्सपीरियंस और इतना एक्सपर्ट बना देंगे कि आपको जॉब मिल जाएगी, आप प्राइवेट सेक्टर में जा सकते हो। बट अपन देख रहे हैं यहाँ समाज में कितने ही फौजी रिटायर्ड होके आते हैं और वो जॉब क्या करते हैं, सिक्योरिटी गार्ड की। अच्छा, जो 15-16 साल करके आ रहे हैं। हाँ, वो भी आपने देखा होगा, एक उसका एक लंबा इतिहास रहा। रिटायरमेंट होने के बाद भी वो सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी कर रहे हैं। कुछ लोग पढ़ने में वापस आके पढ़ जाते हैं तो उनको गवर्नमेंट की जॉब मिल जाती है। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा उनको डिफेंस कोटा मिलता है तो वो फ़ायदा उठा लेते हैं। और इसमें कोई डिफेंस कोटा भी नहीं होगा। 4 साल में जो निधि मिलेगी तो वो भी 11 लाख कुछ 71,000 है, वो भी हमारी सैलरी से कट के अच्छा, मिली थी। ये लोग डिफेंस कोटा नहीं मिलेगा इनको? नहीं मिलेगा। अच्छा, इनके लिए अलग से मामला रहेगा? हाँ, अभी तक तो कहीं भी ऐसी मतलब पहला वाला तो 2026 में रिटायर होके आएगा, आएगा आएगा। तब वो चिल्लाए। जो चिल्लाएंगे, हम भी उनके साथ ही चिल्लाएंगे। जंतर मंतर के मैं नजदीक हूँ, ज्यादा दूर तो नहीं हूँ। जेएनयू ज्यादा 8-9 किलोमीटर दूर है। मैं उनके बीच से आया हूँ, मुझे पॉलिटिक्स में मौका मिला, समझने का मौका मिला। ट्रेनिंग कैसी होती है? आपने ट्रेनिंग की है? जी, ट्रेनिंग। तो अग्निवीर आप आर्मी वाले में गए थे या? मैं एयरफोर्स में गया था। जी। जी। ट्रेनिंग, पहले जो ट्रेनिंग का पीरियड होता था वो ज़्यादा होता था, अभी उसको 6 महीने किया है। वो भी मतलब जैसे डिफेंस एक्सपर्टीज की बातें सुनी, उनसे जो समझने को मिला, वो कह रहे हैं कि वैसा जो ट्रेनिंग होता है ना एज अ पहले फुल पीरियड में जो जितना एक्सपर्ट बन जाता वो उतना नहीं सीख पा रहा है। 6 महीने मतलब आपने 1/3 कर दिया पहले के टेन्योर को।
तो वो भी मतलब ग्राउंड में भी वो अपने आप को वैसा ही बताएगा कि 6 महीने की ट्रेनिंग का, जी। बट जो 2 साल की ट्रेनिंग करता था वैसा वो नहीं होगा ना। 9 महीने की ट्रेनिंग जो होती थी आपकी फिजिकल ट्रेनिंग, उसके लिए लोग बताते हैं कि पहले 3 महीने तो उसके खान पान गरीब लोग परिवारों से आते हैं, न्यूट्रिशियस नहीं होता, तो हाँ आप उसको फूड तो दो, न्यूट्रिशन तो दो, उसके हाँ बाद वो भागना करना। लास्ट 3 महीने में ट्रेनिंग हो पाती थी, 6 महीने में तो हाँ, वो एयरफोर्स एडजस्ट। में तो 2 होती थी पहले, मतलब सिंपल फिर एडवांस होती थी, तो जी काफी टाइम हो जाता था उसके लिए तो। जी जी बिल्कुल। हाँ, यहाँ भी, यहाँ आपने जो कहा कि गरीब परिवारों से बच्चे जाते हैं, इतना फिजिक नहीं होता है, क्योंकि जैसे वेस्टर्न राजस्थान की बात करें तो ऐसा न्यूट्रियस फूड नहीं मिलता है। उसके बाद जाके डिफेंस में वो भी अडेप्ट होने में टाइम लेते हैं, एकदम हैवी डाइट मिलती है, अच्छा खाना मिलता है। बट अभी जो अग्निपथ सिस्टम आया है, इसमें जिस प्रकार से सरकार ने ये फंड जो है ना डिफेंस का मॉडर्नाइजेशन पर होगा, वो एक लॉजिक नहीं है। क्योंकि आप देखेंगे कि बाकी जॉब्स भी हैं सेंट्रल गवर्नमेंट्स की, और अग्निपथ में एज ए सोल्जर जा रहे हैं, वो सी ग्रेड के इक्विवेलेंट है जॉब। आप देखेंगे कि टीचर सी ग्रेड का, 3rd ग्रेड का टीचर 5-6 घंटे ड्यूटी करता है, 5 दिन काम करता है एक सप्ताह में। और देखेंगे सबसे शिद्दत से काम करता था कोई फौजी करता है। जब भी उसको पाबंद रखा जाता है कि आप हमेशा अवेलेबल रहें, तो वो तो अवेलेबल रहते ही हैं 24/7। जब ड्यूटी पर होते हैं तो उनके लिए कोई ऐसा नहीं है कि मेरी जॉब फिक्स है। तो वो उनके लिए एक मतलब सैलरी को कट करना बहुत बड़ी, मतलब ऐसे अग्निपथ सिस्टम लाके, मतलब एक जो बड़ा समाज का बड़ा तबका है उसको रोजगार से वंचित रखा गया है। क्योंकि डिफेंस में जाने के लिए लोगों में पैशन होता था, आज आप देख रहे हैं वो नहीं है। हाँ, वो कह रहे हैं यार होमगार्ड ठीक है। हाँ, होमगार्ड ठीक है, वो भी है। तो फिर राजनीति में आप अभी वापस जेएनयू आ गए जी और वहाँ आके चुनाव लड़ा। जी। तो ये कम्युनिस्टों वाली पार्टी वामपंथी, उधर तो आपके उधर तो है ही नहीं मामला। मतलब ब्यावर लास्ट मैंने देखा कि वामपंथ का कभी गढ़ हुआ करता था, हाँ स्वामी कुमारानंद वहाँ से हाँ, विधायक रहे। जी नीचे जो मारवाड़ है वहाँ तो कम्युनिस्टों का ऐसा कुछ रहा नहीं। हाँ, मतलब बीजेपी भी ने शुरुआत की थी, 2 सीट से की थी, तो हमारी भी शुरुआत मान लो कि हम भी मतलब ना, कम्युनिस्ट तो 2 सीट वाला नहीं, 77 तक तो कम्युनिस्ट मुख्य विपक्ष रहे हैं हम देश में। हाँ, वो कम्युनिस्ट तो रहे हैं, मैं बीजेपी की बात कर रहा हूँ, वो आज एक रूलिंग पार्टी है, उसने भी शुरुआत 2 सीट से की थी। तो जी हम तो उनसे भी अच्छी स्थिति में हैं। देश आजाद हुआ उसके बाद हमारी स्थिति भले ही मतलब सीट्स में तब्दील नहीं कर पाए, आज भी हमारी स्थिति उन्होंने जो शुरुआत की उससे अच्छी ही है। जी। हम्म, तो मैं तो आपके ऊपर आना चाह रहा हूँ कि आपने कम्युनिस्ट क्यों चुना, आइडियोलॉजिकली आपको हाँ कहाँ सूट करता है, जबकि वहाँ तो आपके वहाँ के नेता तो अलग स्टाइल में बात करते हैं। हाँ, मतलब आज क्या है कि एक्चुअल जो एक्टिविज्म होता है वो खत्म हो गया। लोगों के बीच में जाकर उनकी समस्याएं सुनना, उसको रिजॉल्व करने के तरीके बताना, उनको अवेयर करना। आज की पॉलिटिक्स गाड़ी घोड़े दिखावा, उसकी पॉलिटिक्स ज्यादा हो गई है। रील रियल हाँ और रील का अंतर है। हाँ जी, मतलब ये आप भले बीजेपी के नेताओं को देख लो, कांग्रेस के नेताओं को भी देख लो, उनके पास अच्छी अच्छी गाड़ियां हैं। चुनाव जीतने से पहले वो इतने बताते हैं कि हम इस परिवार से आते हैं, इस परिवार से आते हैं। 5 साल में इतनी कैपिटल वो कहाँ से खड़ी कर लेते हैं। मुझे लगता है हमारे कॉमरेडों ने जो, जैसे आप राजस्थान में देखेंगे अमरा राम जी का ले लीजिए, उनके पास तो इतनी गाड़ियों का काफिला आज तक नहीं रहा। रोडवेज से जाते हैं वो तो। रोडवेज से जाते हैं। पहले कॉमरेड ये हमारे सोपत कॉमरेड है गंगानगर से, उनको भी देख लीजिए। बीकानेर से एमपी रहे थे शोपत जी। हाँ हाँ, पवन दुग्गल को हमने देखा जो आजकल भाजपा में आ गए, राजेंद्र राठौड़ जी के प्रभाव में आके। हाँ हाँ, अपन पेमाराम जी की बात पेमा करें। राम जी की बात कर लें, जी मतलब बहुत कम्युनिस्ट लीडर रहे हैं, वो भी काफी समय तक एमपी एमएलए रहे हैं, बट उनके पास तो कैपिटल जनरेट नहीं हो रही है। मतलब इन बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं का एक बहुत बड़ा नेक्सस है कॉर्पोरेट के साथ। तो वो एक देखेंगे आप, जैसे आरएसएस ने जो ओरण पर उनका स्टैंड है, कोई स्टैंड ही नहीं है। आप देखेंगे किस प्रकार से एक तरफ बात करते हैं हिंदू रिलीजन की, फिर उनके डेटीज के देखेंगे तो ओरण हिंदू देवी देवताओं और कुछ पीरों को समर्पित है। उसमें सबसे बड़ा कौन गोवंश चरता है, वो गोचर जमीन है, उसको खत्म कर रहे हैं। तो इनडायरेक्टली जो वहाँ के लोकल लोग हैं उनके रिलीजियस चीजों को वो इफेक्ट कर रहा है, एक तरफ मतलब रिलीजन। आइडियोलॉजी जो है वो मेल्ट हो रही है कहीं ना कहीं, हाँ हाँ अपने अपने प्रभाव या हाँ, अपने अपने उसके हम्म, नीड में। क्या भविष्य देखते हैं आप, आपके तो ये वाला आपका जो एसएफआई है उसका तो प्रभाव है जेएनयू में, जी। और काउंसलर का चुनाव आप जीत चुके हैं, आगे कैसे क्या विचार रखते हैं आप?
मैं मतलब आगे आने वाले समय में मेरे इलाके के राजस्थान पूरे में हम काफ़ी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं एजुकेशन से रिलेटेड। बैकवर्ड जो लोग बैकवर्ड हैं, दलित समाज से, माइनॉरिटीज से, जो लोग गरीब हैं, जिन्होंने अभी जिनकी पहली जनरेशन भी नहीं निकल पाई है, तो उन सब के लिए हम एक यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला के लिए एक प्रोजेक्ट चलाएंगे, उनको गाइड करेंगे, उनके एडमिशन असिस्टेंट्स, जब तक एडमिशन नहीं होता तब तक हम उनको हेल्प करेंगे, और जो भी फाइनेंशियल के लिए जो भी प्रॉब्लम्स होगी तो हम कहीं न कहीं लोगों से बात करेंगे कि इतने समय से आज तक एजुकेशन नहीं आ पाई है। स्कूलों में आप देखेंगे टीचर्स नहीं होते गवर्नमेंट स्कूल के। मैं खुद पढ़ा हूँ गवर्नमेंट स्कूल में, मैं पढ़ता था 4 टीचर थे 12th तक, 350 स्टूडेंट थे। तो सरकारें तो दोनों ही रही है, आज तक क्यों नहीं इस वैक्यूम को पूरा कर पा रही है। बाड़मेर जैसलमेर में स्पेशली टीचरों का हमेशा स्कार्सिटी रही है, तो उन चीज़ों को लेकर, शिक्षा के लेकर तो इनका कोई रहा ही नहीं काम। और हेल्थ की भी वही प्रॉब्लम है, महिलाओं को डिलीवरी के लिए कम से कम 50 किलोमीटर तक दूर जाना पड़ता है, आज भी यही प्रॉब्लम है। पानी की भी समस्या देख लो, आज तक कभी सॉर्ट आउट नहीं हो पाई है। जी। हाँ तो ऐसा बताते हैं मुद्दे रहेंगे तो पॉलिटिक्स रहेगी, नहीं मुद्दे हाँ खत्म हो जाएंगे तो आपको नहीं पॉलिटिक्स कैसे चलेगी? ये तो हाँ हमारे कम्युनिस्टों के पॉलिटिक्स जहाँ कम्युनिस्टों का शासन है हाँ वहां भी ये हालात तो ये रहे ही हैं देश हाँ में। हाँ आप मुद्दों की देखें पॉलिटिक्स बंगाल के में देखें लंबे समय तक ज्योति बसु रहे, वहाँ केरल में देख लीजिए, समस्याएं तो वहां भी हैं। हाँ समस्याएं वहाँ है। तो मुद्दों की पॉलिटिक्स जब तक रहेगी तब तक हम जीवित रहेंगे, और कम्युनिज्म कभी खत्म नहीं हो सकता। कम्युनिज्म जो कम्युनिस्ट लोगों की विचारधारा है वो हमेशा जो इनके पूंजीपतियों के खिलाफ लड़ते रहे हैं, लड़ रहे हैं, लड़ेंगे, ये तो हमारी विचारधारा है। जो नेक्सस बाड़मेर लेकिन जैसलमेर, ऐसा कहते हैं कम्युनिस्ट जो है वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, चीजें विचार तक सीमित रह पाते हैं। नहीं वैचारिक रूप से तो हम मजबूत हैं ही हैं। अब जब लोग गांव देहात से और निकल के आएंगे, एकेडमिक्स में भी अपने अपने विचारों को वो समझ पाएंगे, विचारों को मजबूत करेंगे, तो हम जैसे एकेडमिक्स और गांव की रियलिटी को हम साथ में जोड़ देंगे तो हम उसको अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाएंगे। क्योंकि मैं खुद ग्रामीण इलाके से आता हूँ, मैंने भी स्कूल में रहते हुए किसानी की, तो अब मुझे पता है कि किसान का मुद्दा क्या है। तो मैं उसके साथ, किसानों को ऐसे होता है ना कि मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स से आया हूँ, बट जिस ऑर्गेनाइजेशन एसएफआई से आता हूँ तो उनका ये भी मानना नहीं है कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स सारी चीज़ों की तब्दीली कर सकता है जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है। बट किसानों के बीच में अवेयरनेस पैदा करके उस किसानों के बीच में कोई नेता बाहर निकले ना, वो अच्छा रहेगा। मैंने जैसे स्टूडेंट पॉलिटिक्स में हूँ तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स कर रहा हूँ, तो सब लोगों की पंचायती तो मैं नहीं कर पाऊंगा ना, क्योंकि उनके बीच में से कोई निकलेगा ना अवेयरनेस के बाद, तो वो उनके मुद्दे अच्छे से उठा पाएगा। मतलब आप ये नहीं कह रहे कि भाई सर्वे सर्वा मैं ही रहूंगा, हाँ दूसरों को हाँ भी मौका मिलेगा, अच्छी बात है। आपके ही पड़ोसी जिले के एक युवा नेता हैं अरविंद सिंह भाटी, जी। जो एसएफआई से चुनाव जीते और बाद में एबीवीपी में घुस गए, तो ऐसा कोई मानस नहीं है? नहीं नहीं ऐसा क्यों होगा। मैंने उनकी विचारधारा, उनके ऊपर जैसे उनका वैचारिक अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, उनकी विचारधारा तो कांग्रेस सपोर्टर वो थे, एनएसआई से थे, तो उन्होंने, उनको पार्टी ने टिकट नहीं दिया, एसएफआई से चुनाव लड़ा और एबीवीपी ज्वाइन कर लिया। तो सामने हमारे जो एक, जैसे हमारी लेफ्ट और राइट की पॉलिटिक्स होती है, तो राइट के पास भी वैचारिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है। और जो हमारे पार्टी में चुनाव लड़े थे अरविंद सिंह एसएफआई से, तो उनकी भी मेरे को लगता है एनयूसीआईबी की जो स्टूडेंट विंग है कांग्रेस की, उसकी भी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो उनका हमेशा ऐसा रहा तो है। आपका ऐसा मानस नहीं है कि भाई नहीं अपने को तो उस बाड़े में बढ़ना है कैसे करके नेताओं नहीं वालों नहीं में? नहीं नहीं, नेताओं का हमारे नहीं, हमने तो कभी यही सोचा है कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स तो एक लंबी पॉलिटिक्स है, लंबा एक्टिविज्म है, उसमें देखेंगे। बट जो हमारा काम है इश्यूज के ऊपर बोलना हो तो हम बोलते ही रहेंगे, और जो भी ग्राउंड में जाके जो कर सकते हैं वो करेंगे। बोलना बोल तो लेंगे, क्योंकि हमारे को मीडिया कभी इंटरटेन नहीं करेगी, क्योंकि जो मीडिया का जो बड़ा धड़ा है हमेशा सरकार का पक्ष लेता है, सरकार के लिए काम कर रहा है। लोकतंत्र का चौथा पिलर तो बोलते हैं, बट उसका काम सरकार का रह गया है। आज विपक्ष कमजोर है तो वो विपक्ष के साथ, या विपक्ष को भी क्रिटिसाइज करते हुए सरकार को उसको घेरना चाहिए। दिखता दिए के साथ है हवा के साथ। हाँ हवा के साथ है। बिल्कुल। तो अच्छा चलो ठीक है, मीडिया आपको एंटरटेन नहीं करता, घर वाले क्या बोलते हैं कि यार कहाँ वामपंथियों की पार्टी में घुस गए? नहीं ट्रेडिशनल फैमिली से हो आप तो। हाँ नहीं, घर वालों की भी इतने कहाँ शिक्षित, मतलब पहले पढ़ाई लिखाई नहीं हो रखी, तो उनके लिए तो सारी पार्टियां समान है, तो जिसकी आवाज चलती है उसके साथ होते हैं। मतलब जैसे मेरे पिताजी खुद कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, और अब कभी मतलब वहाँ कम्युनिस्ट पार्टियां रही नहीं है, और मेरे पिताजी की भी मतलब तो इस पॉलिटिकल, बार आप बाड़मेर में कम्युनिस्ट पार्टी खड़ी करोगे मतलब, या ऐसा कोई? हाँ हमारे कुछ लोग वहाँ काम करते हैं, जैसे दीप सिंह है, फिर एक और मतलब खड़ीन के हैं, तो वो वहाँ सिट्टू चलाते हैं।
तो वो ट्रेड यूनियन है, वर्कर्स के लिए वहाँ काम कई कंपनियां आई है, तो अब तो मामला बनता है लाल सलाम का। हाँ, अब तो वर्कर्स के राइट के लिए हमारे जो कॉमरेड वहाँ हैं और हम उनको अवेयर करेंगे किस प्रकार से मजदूरों के राइट्स तो इसकी बातें वायलेट हो दिल्ली रहे में हैं। चलती है कि भाई वहाँ बाड़मेर में अब की बार वो क्या हंसिया और दरांते भी चले। ना चलेगा। अब पंचायती राज चुनाव में हम इस बार आजमाएंगे कॉमरेडों को, हमारे 2-3 कॉमरेड वो हैं और लोगों में जो अवेयरनेस होगी 3-4 महीने में उनके बीच में हम अपने मुद्दों को लेके जाएंगे। और हो सकता है कि जो ये पॉलिटिक्स एग्जिस्टिंग पॉलिटिक्स रही है, जैसे आप देखेंगे कि बाड़मेर जैसलमेर की पॉलिटिक्स में देखेंगे कि या राजस्थान की पॉलिटिक्स में बात करें तो माइनॉरिटीज मुस्लिम के साथ कांग्रेस ने भी बहुत बड़ा धोखा किया है। आप देखेंगे कि बाड़मेर जैसलमेर में दलित की पॉपुलेशन और माइनॉरिटीज की पॉपुलेशन 45% है, आज तक एक एमपी नहीं भेजा। जो एग्जिस्टिंग सिस्टम अपन जैसे बीजेपी पर तो कोई विश्वास ही नहीं करता है कि हाँ, मैं पता है कि वो उनकी ओर से तो क्लियर है हाँ, उनका मामला, तो क्लियर उसमें है, तो आप आरोप भी नहीं लगा सकते। आरोप भी नहीं लगा सकते हैं। बट कांग्रेस ने ऐसा क्यों किया? मतलब टेकन फॉर ग्रांटेड तो नहीं ले सकती ना कि वो तो हमारे साथ ही है। ऐसा है कि रिप्रेजेंटेशन कोई किसी को देता नहीं है। हम लोग साथ में रह के पार्टीज जो हम अपनी नई एक प्रोग्रेसिव थर्ड फ्रंट बनाएंगे उससे रिप्रेजेंटेशन हम खींच के लेंगे। ऐसा नहीं है कि हम किसी को रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं ना सर। आपकी पार्टी ने तो सपोर्ट किया था लोकसभा चुनाव में, तो हाँ, INDI गठबंधन बना था, तो ये बात तो मैं आपकी काटूंगा हाँ। कि किया ही था ना। अब अमराराम क्यों जीते? क्योंकि कांग्रेस ने सपोर्ट किया। नहीं, वो तो अब जरूरत थी। इंडिया अलायंस को हम सपोर्ट करते हैं, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि इस देश में जो कम्युनल एजेंडा के ऊपर बीजेपी की सरकार बन रही है, संविधान विरोधी ताकतें हैं, इनके खिलाफ तो हम जो सामने एक प्रोग्रेसिव जो भी सारे ऑल ऑर्गेनाइजेशन का इंडिया अलायंस बने उसको हम सपोर्ट करते हैं बाकायदा। संविधान विरोधी कैसे हैं सर? संविधान तो अमेंडमेंट किए हैं, तो लीगल किए हैं उन्होंने। नहीं, काफी चीजें आपको मैं बता दूं, जैसे इंडियन फ्लैग कब पहली बार होस्टेड हुआ 1950 में। और आप देखेंगे कि जैसे नरेंद्र मोदी 2021 तक जब भी 1 तक जब सीएम बने थे गुजरात के, तब तक जब संघ के कार्यालयों में जाते थे तो तभी तक भारतीय फ्लैग को नहीं मानते थे। वो तो सभी के अंदर ये है। आप पुराने जो राजघराने वो खत्म हो गए 71 के अंदर, हाँ। लेकिन उनके यहाँ तिरंगा नहीं, वो अपना झंडा लगाते हैं। तो इंडिविजुअल थिंग्स है ना। नहीं, इंडिविजुअल है नहीं, ऐसे एक आप देखेंगे कि इन्होंने कितना मतलब अपने आप को एग्जैजरेट किया है। तो इनके लिए धार्मिक जो फ्लैग है वो सबसे पहले है, देश बाद में है, अपना कम्युनल एजेंडा पहले है। आप बता लीजिए, मैं आपको बता तो वो पॉलिटिकल संगठन नहीं है ना RSS। नहीं, हाँ, वो नहीं है, वो तो मैं समझ गया। बाकी जो इनका एग्जिस्टिंग जो को स्ट्रक्चर है ना, बीजेपी और आरएसएस का एक गठजोड़ है ना। बीजेपी पार्ट है RSS का। हम ये मान लो, गठजोड़ हाँ, छोड़ो, हाँ, भाजपा में जो संगठन महासचिव आता हाँ, है वो हाँ, RSS से ही आता हाँ, है। आइडियोलॉजी है। हाँ, हमारे तो मित्र जो US के साथी हैं, जिनके साथ मैं काम करता हूँ, अतुल सिंह जी, वो कहते हैं नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट इज एन IAS गवर्नमेंट विद द आउटसाइड सपोर्ट ऑफ RSS। हाँ, तो वो ठीक है। हाँ, आप अपनी अपनी, ये उनकी विचारधारा है, आपकी अपनी विचारधारा है, लेकिन एक संगठन पूरा तो सवालों के घेरे में नहीं खड़ा जा सकता, जो कि 100 साल से अनवरत चल रहा है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के नाते एक सबसे बड़ा संगठन है। जी, मैं आपको बता दूं, 100 साल से काम कर रहा है, कह रहा हम बौद्धिक सभाएं कर रहे हैं। एक देश को एक बुद्धिजीवी बता दो जिसने देश के लिए काम किया, एक बुद्धिजीवी मुझे बता दो 100 साल से काम कर रहा है। तो ऐसा तो मुझे कोई कम्युनिस्टों में भी नजर नहीं आता। सीताराम येचुरी, अरे सीताराम येचुरी। फिर तो आप हरकिशन सुरजीत का नाम लो, फिर तो आप ज्योति बसु का हाँ, नाम हाँ, लो। वो तो हरकिशन सुरजीत मैं है, आपको एक नमुंद्री किस्सा पाद है, बताता हूँ। मैं नमुंद्री आपको एक पाद। किस्सा बताता हूँ। मैंने पहले कभी जिक्र भी किया है। जी, क्यूबा के राष्ट्रपति थे फिदेल कास्त्रो। जी, फिदेल कास्त्रो से मिलने ज्योति बसु गए। जी, उनके साथ एक जूनियर भी थे। जी, तो फिदेल कास्त्रो, वो कमांडर आपकी भाषा में, ये कॉमरेड, हाँ, तो उन्होंने, कास्त्रो ने कहा कि वो तैयार करके गए थे कि पार्टी को कैसे एक्सपांड करेंगे हम हाँ, देश में। तो कास्त्रो ने सवाल पूछा कि आपके आने वाले 3 साल की GDP क्या होगी, आपके यहाँ लिक्विडिटी, लिक्विड मिनरल्स ये क्या होंगे, आपकी मौद्रिक नीति क्या है। हाँ, तो ठंडन गोपाल, आप जो बुद्धिजीवी बता रहे हैं, उनके पास भी जवाब नहीं थे। वो बोले हम तो पार्टी की तैयारी करके गए। तो बोले नहीं, पॉलिटिक्स जो है वो डेमोक्रेसी में 5% हिस्सा है, हाँ, बाकी 95% जो हिस्सा है डेमोक्रेसी में वो जनता है, देश है, मुद्दे मुद्दे हैं। है ना। तो ये चीजें तो आप छोड़िए। आइडियोलॉजिकल अगर RSS ने नहीं दिया तो इधर भी नजर नहीं आता। मुझे तो लगता है जनता ठिठकी हुई खड़ी है और एक ऐसे रास्ते पे खड़ी है जहां से आगे कोई रास्ता उसे बुलावा नहीं दे रहा। अरे मैं बतौर पब्लिक बोल रहा हूँ, मैं कोई RSS का सपोर्ट या उनके पक्षधर के नाते नहीं बोल रहा। हाँ, तो आप अभी युवा हैं, बहुत जी। सारी चीजें आपको आगे आगे चल के कई सारे विचार आपके अपडेट होंगे। जी, जी, वो तो अब होते रहेंगे, कुछ नहीं। जी,
बाकी मैं मेरे को भी लगता है कि 100 साल में शिक्षा के लिए आरएसएस ने कुछ काम नहीं किया। जो इनके स्कूल चल रहे हैं नहीं नहीं, बहुत स्कूलें चलाई, विद्या भारती वगैरह। प्राइवेटाइजेशन कितना, उसमें कितनी फीस लेते हैं, मैं खुद पढ़ के आया हूँ वहाँ। अच्छा, आप आरएसएस के स्कूल से पढ़े हुए हैं? जी मेरे हाँ, सीमाजन सुना होगा, सब ऑर्गेनाइजेशन काम करता है आरएसएस का, तो उसने कोई स्कॉलरशिप कंडक्ट किया था, एग्जाम करते हैं, तो उसमें मैंने दिया था, मेरे को पहचान के थे, तो वहाँ कुछ पोस्टर देखे मैंने, तो मैंने वहाँ एग्जाम दिया, तो मेरा 1 साल में शिशु मंदिर में पढ़ा था। जी, भैया जी भगिनी जी वाले में। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो नहीं, बढ़िया तो कर तो रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ अवसर तो उपलब्ध हुआ लोगों को। बात वो है कि पॉलिटिकल आइडियलिज्म की बात है जी कि कम्युनिस्ट अभी तक वहां नहीं पहुंच पाए। यहाँ के लोगों की सोच अलग है। जी। आप ले जाने की बात कर रहे हैं, कितना ले जा पाते हैं ये देखने वाली बात ये होगी। तो अब समय ही बता पाएगा क्या होता है। तो हमें समय दिया अजयपाल आपने, बहुत धन्यवाद। और हम उम्मीद करते हैं हम लगातार रूबरू होते रहेंगे, कभी दिल्ली आएंगे, आपसे मिलेंगे। तो अजयपाल, कॉमरेड अजयपाल दिल्ली के जेएनयू में फिलहाल काउंसलर हैं और राजनीति में आगे जाने की इच्छा रखते हैं, और राजनीति में आगे जाने के लिए मुद्दों की बात कर रहे हैं। देखते हैं कि क्या अपडेट रहता है, क्या लगातार ये काम किस दिशा में करते हैं और किन के साथ रहते हुए करते हैं, किस तरीके से करते हैं। मज़ेदार होगा कि अगर पंचायत राज चुनाव में बाड़मेर में लाल झंडा भी इस बार लहराए या इसके बाद भी लहराए। देखते रहिए थिंक 360। धन्यवाद अजयपाल। थैंक यू।